ये टाइट्रेशन आपने 12th क्लास में खूब की होगी ना, प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री के जब प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो लगभग हर 12th लेवल पे, स्कूल लेवल पे कराते हैं ना इस प्रैक्टिकल को। जो ब्यूरेट लेते हैं ना, उसमें एसिड और बेस की वो कलर चेंज हो जाता है। तो ये लगभग हर स्कूल में करवाते हैं ना इस एक्सपेरिमेंट को। बहुत सस्ता पड़ता है, महंगा नहीं है, तो इस वजह से हर स्कूल में लगभग होता ही होता है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, हर कॉलेज में कॉमन है, ऐसे ही ये भी कॉमन है ना, टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल। तो अभी मैंने आपको बताया 2 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसिडिक हैं, 3 ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं। तो टाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोटीन को किसी पर्टिकुलर पीएच में डालेंगे और उसके ऊपर नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, कोई एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ले लेते हैं। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का मतलब है ऐसा अमाइनो एसिड जिसके आर ग्रुप में कोई नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप हो। एसिड का मतलब क्या होता है वैसे? एसिड जो H प्लस दे सके उसको बोलते हैं हम एसिड, और जो H प्लस ले सके उसको हम बोलते हैं बेसिक। तो जो भी एसिड और बेस होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं। आयोनाइजेबल का मतलब अगर H प्लस रिलीज होगा तो उसके ऊपर तो प्लस चार्ज आ जाएगा H के ऊपर, और जो बाकी का पार्ट बचेगा जिसको कंजुगेटेड बेस बोलते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जिसके ऊपर भी चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तो जो भी एसिड और बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं, मतलब वो आयन बना सकते हैं जब H प्लस रिलीज हो जाएगा तब। लेकिन अभी मैंने क्या लिखा है नॉन आयोनाइजेबल आर ग्रुप, मतलब ऐसा कोई अमाइनो एसिड देखेंगे जिसके आर ग्रुप में कोई भी H प्लस देने या लेने वाला ग्रुप नहीं मिलेगा। तो जिसमें आपको जो 9 अमाइनो एसिड बताए थे ना कल, GAVLI PMW, उसमें से आप कोई सा भी ले सकते हो, उसके आर ग्रुप में किसी में भी आयोनाइजेबल आर ग्रुप नहीं होता है। तो जैसे सपोज करो मैंने सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ले लिया ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बताओगे आप? और यहाँ पर H और यहाँ पर भी H, ये होती है ना। अब देखो जब हम किसी भी एसिड को, बेस को, जब हम कम पीएच वाले सॉल्यूशन में डाल दें, कम पीएच का मतलब क्या है? उस सॉल्यूशन में H प्लस ज़्यादा होंगे या कम होंगे? मतलब पीएच और H प्लस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच कम है तो उसमें H प्लस ज़्यादा होंगे। तो अभी हमने क्या किया, ये कोई अमाइनो एसिड था, इसको हमने pH बराबर कितनी थी उस सॉल्यूशन की? 0 थी। इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में H प्लस बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो pH 0 1 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये pH हमने अपनी तरफ से मान ली। तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन, ये pH जो लिखी है इस अमाइनो एसिड की नहीं है, ये pH किसकी है? जिस सॉल्यूशन में इस अमाइनो एसिड को डाला गया है उस सॉल्यूशन की pH है ये। तो अब उस सॉल्यूशन में H प्लस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो अमाइनो एसिड है इसमें एक तो एसिडिक ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है। इसको तो हम बोलते हैं अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसको बोलते हैं अल्फा अमाइनो ग्रुप। तो अब देखो H प्लस ये अब इस टाइम पे देगा या और लेगा उल्टा? जैसे सपोज करो, अपनी कंडीशन सोच के देखो, है ना, अपनी कंडीशन सोचते हैं, जैसे हम ही है, सपोज करो ना, अपन दो से हमें रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है। जैसे एक तो हम खड़े हैं किसी भिखारी के सामने और एक खड़े हैं मुकेश अंबानी के सामने। तो जब किसी मुकेश अंबानी के सामने जाएंगे तो उससे भीख मांगेंगे या उसको भीख देंगे? बताओ क्या होगा? भीख तो नहीं मांगेंगे ना। तो जब हम मुकेश अंबानी के सामने जाएंगे तब तो हम उससे कुछ डिमांड करेंगे, उसको देंगे नहीं हमें ना। वहीं जब हम किसी भिखारी के सामने जाते हैं तो उसको कुछ देंगे। तो वही हाल इसका है। अभी सॉल्यूशन में H प्लस बहुत बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो अभी ये जो अमाइनो एसिड है ये H प्लस सॉल्यूशन में देगा या सॉल्यूशन से ले सकता है? ले सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा H प्लस हैं। तो अब ये जहाँ पर भी H प्लस ले सकता है वहाँ पर H प्लस लगा लेगा अपने ऊपर, है ना। तो जैसे ये तो था बेसिक ग्रुप, इसके ऊपर अगर H आ जाता है तब ये तो आ जाता है प्लस फॉर्म में, और अगर एसिड ने H प्लस ले लिया है तो वो हो जाता है न्यूट्रल। मतलब बात यह है कि जो बेस होता है उसकी दो ही फॉर्म होती हैं, या तो वो प्लस फॉर्म में रह सकता है या फिर न्यूट्रल। और जो एसिड होता है उसकी भी दो फॉर्म होती हैं, या तो वो न्यूट्रल होगा या फिर नेगेटिव होगा। मतलब बेस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर अभी इसके पास H है तब तो ये पॉजिटिव है, कल कोई H को रिलीज भी कर देगा तब भी ये कौन सी फॉर्म में आएगा? न्यूट्रल फॉर्म में आएगा, है ना, NH2 वाली फॉर्म में रह जाएगा। ऐसे ही जो आपका एसिड है, अभी इसके पास H है तब तो क्या है ये? न्यूट्रल। और जब ये H को रिलीज कर देगा
तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव में। तो जो एसिड है वो तो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, और जो बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अभी मेरे साथ बोलो कि बेस की कौन कौन सी दो फॉर्म होती हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रल, और एसिड की कौन कौन सी दो फॉर्म होंगी, नेगेटिव और न्यूट्रल। समझ में आई बात। तो बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और एसिड कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो जब आप किसी भी अमाइनो एसिड को pH 0 वाले सॉल्यूशन में डाल दोगे, pH 0 का मतलब यहाँ पे कम pH से है, तो जहाँ भी वो H+ लगा सकता था उस जगह पे H+ को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो जो एसिड है वो तो आ जाएगा न्यूट्रल वाली फॉर्म में, और जो बेस है वो आ जाएगा पॉजिटिव वाली फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसकी pH बढ़ाएंगे। pH बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें OH ऐड करो। OH आयन जब ऐड करोगे सॉल्यूशन में तो धीरे धीरे सॉल्यूशन की pH बढ़ेगी या घटेगी, मतलब OH ऐड करोगे तो H+ को न्यूट्रल करता जाएगा, तो इसका मतलब H+ की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और OH की बढ़ती जाएगी। तो जब सॉल्यूशन की pH बढ़ेगी बढ़ेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनमें से इस एसिड को लगेगा कि अब मेरे को H+ इस सॉल्यूशन को दे देना चाहिए। मतलब जब तक इसको लग रहा था कि सॉल्यूशन में H+ ज़्यादा है तब तक तो वो एक्सेप्ट कर रहा था, और जिस दिन इसको लगेगा कि इस सॉल्यूशन में H+ कम हो रहे हैं तो अब वो क्या करेगा, वो H+ को रिलीज करने की कोशिश करेगा। और आपने अगर बफर नाम सुना हो तो यही होता है बफर। बफर के बारे में क्या जानते हो आप, जैसे उसमें आप थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाओ तो उसकी pH चेंज नहीं होती है। तो pH चेंज नहीं होने के पीछे रीजन यही होता है कि जैसे उसमें कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो उस pH को एडजस्ट कैसे करता है। जैसे अभी मैं इसमें OH ऐड कर रहा हूँ तो इस एसिड को क्या लगेगा कि सॉल्यूशन की pH बढ़ रही है, तो ये उसको कम करने के लिए क्या करेगा, अपना H+ रिलीज कर देगा। तो जो आपने OH ऐड किया था उस OH को ये H+ को रिलीज करके क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा ना, बैलेंस कर देगा। तो आपने OH ऐड किया लेकिन फिर भी सॉल्यूशन की pH नहीं बढ़ेगी। तो यही होता है आपका बफर सिस्टम। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे आप OH ऐड करते जाओगे, जैसे जैसे pH बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसको लगेगा कि अब सॉल्यूशन में H+ कम हो रहे हैं तो मेरे को इसमें H+ रिलीज करने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि सारे एक साथ रिलीज कर दें, मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे H+ रिलीज करने वाले एसिड का नंबर बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि 50%, मतलब जितने भी उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं उनका 50% COOH रिलीज होके सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो ऐसा जिस pH पर होगा, कोई ना कोई pH तो होगी, वो जिस pH पर 50% एसिड अपना H+ रिलीज कर देंगे उस pH को ही हम क्या बोल देते हैं, pKa। pKa समझ में आया आपको क्या होता है, नाम तो सुना होगा ना pKa। तो pKa वह pH है जिस pH पर कोई एसिड अपना 50% H+ को क्या कर दे, रिलीज कर दे। तो जब एसिड अपना H+ रिलीज कर देगा तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ये तो NH C और ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसा किस pH पर होता है, ये जो है ये तो pH बराबर 0 थी या 1 भी हो सकती है। तो कोई सा भी अमाइनो एसिड हो, ये जो pK वैल्यू होती है ये होती है इसके लिए वैल्यू pH 1.8 से लेके 2.2 के बीच में, चाहे कोई सा भी अमाइनो एसिड हो। सभी अमाइनो एसिड के लिए जो pKa वैल्यू है वो कितनी होगी, 1.8 से लेके 2.2 के बीच में होगी। फिर अभी आपको पता है अपने पास में OH आयन की कमी तो है नहीं, अभी हम और ऐड करेंगे, और ऐड करते जाएंगे तो धीरे धीरे जितने भी एसिड हैं वो सारे के सारे अपना H+ क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। लेकिन अभी भी अपने पास OH की कमी नहीं है, तो हम और OH बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इस बेस को भी फील होने लग जाएगा कि अपने को भी H+ अपना रिलीज कर देना चाहिए। मतलब पहला अधिकार तो किसका, H+ रिलीज करने का, एसिड का, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, जो जितना आसानी से H+ रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिड और बेस में से अगर H+ देने की बारी आएगी तो पहली जिम्मेदारी किसकी होगी देने की, एसिड की होगी। तो पहले एसिड ने दे दिया अपना, तो अभी 50% ने दिया था यहाँ पे तो है ना। फिर जैसे जैसे और बढ़ाते जा रहे हो आप pH, वैसे वैसे नंबर उनका बढ़ता जाएगा ना। फिर आपने pH 2 से 3 4 5 कर दी, मतलब जैसे ही 3 4 की होगी तो सारे सारे इस फॉर्म में आगे होंगे। फिर आपने 6 7 8 9 की, और जैसे ही 9.9 से थोड़ा सा ऊपर गए
तो अब बेसिक ग्रुप भी अपना H+ रिलीज करने लग गया। और एक pH ऐसी आई कि जिस pH पर 50% बेस ने अपना H+ क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो जब 50% बेस ने अपना H+ रिलीज किया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, pKb। तो pKa का मतलब तो क्या है, एसिड ने अपना H+ रिलीज किया है। और pKb का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये pKa और pKb की यूनिट क्या होगी तो क्या बताओगे, pKa और pKb की यूनिट क्या होनी चाहिए, तो pKa और pKb pH ही होती है ना, जो pH की यूनिट होगी वही इसकी होगी, क्योंकि क्या बताया था डेफिनेशन में, वह है pH जिस पर कोई 50% एसिड अपना H+ रिलीज कर दे, तो वह pH है, इसका मतलब ये pH ही है pK, और ये भी क्या है, pH है। लेकिन ये किसकी pH है, ये जो सॉल्यूशन डाला है ना हमने, उस सॉल्यूशन की pH है ये, जिस सॉल्यूशन में हम अमाइनो एसिड को डाल रहे हैं, ठीक है। तो A का मतलब एसिड ने रिलीज किया है, B का मतलब बेस ने रिलीज किया है। तो जब बेस भी अपना H+ रिलीज कर देगा तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ये तो माइनस था ही पहले, और ये इस फॉर्म में रहेगा। जब ये H+ रिलीज कर देगा तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेस की दो फॉर्म बताई थी, बेस जब H+ देता है तब तो वो पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाता है, और एसिड जब H+ देता है तो न्यूट्रल से नेगेटिव हो जाता है। समझ में आई वाली बात। तो अब देखो इसमें से इसके ऊपर हम नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं ना, नेट चार्ज, इसके ऊपर बताओ नेट चार्ज क्या है, अभी केवल यही है बस प्लस, तो इसके ऊपर है नेट चार्ज +1। इसके ऊपर बताओ क्या है नेट चार्ज, प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, तो इसके ऊपर हो गया 0, इसके ऊपर -1, ये नेट चार्ज हो गया ना इसके ऊपर, +1 0 और -1। अब इसके बाद में मैं आपसे पूछूं कि इनमें से ज्विटर आयन कौन सा है, तो ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है, जिस पर प्लस माइनस दोनों चार्ज हो लेकिन ओवरऑल चार्ज कितना हो, 0, उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये हो गया इसमें से ज्विटर आयन। एक टर्म पढ़ा होगा आपने, PI, पढ़ा है PI, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु बोलते हैं इसको, है ना। तो PI क्या होता है, PI एक वह pH होती है जिस पर मैक्सिमम अमाइनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में मिलते हैं। कोई ना कोई pH तो होती होगी जिस पर मैक्सिमम अमाइनो एसिड इस फॉर्म में मिलेंगे, तो उस pH को हम क्या बोल देंगे, PI बोल देंगे। तो अगर कोई भी अमाइनो एसिड है उसको आप PI वाली pH पर रखते हो, PI भी क्या एक pH ही है, तो कौन सी pH है जिस पर मैक्सिमम अमाइनो एसिड कौन सी फॉर्म में मिले, ज्विटर आयन की फॉर्म में मिले, उस pH को हम क्या बोलते हैं, PI बोलते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन की pH PI के बराबर है तो उस कंडीशन में अमाइनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। PI का मतलब ही क्या है, जिसमें अमाइनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में मिले। तो PI की डेफिनेशन यही लिख लेते हैं, pH at which maximum amino acid found in ज्विटर आयन फॉर्म, वह pH जिस पर मैक्सिमम अमाइनो एसिड कौन सी फॉर्म में मिलेंगे, ज्विटर आयन की फॉर्म में मिलेंगे, उसको बोलते हैं PI। आप किसी भी अमाइनो एसिड के लिए PI कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये ज्विटर आयन ये है, तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, pKa और pKb के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे PI के लिए अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड के लिए, मतलब नॉन आयोनाइजेबल के लिए, नॉन आयोनाइजेबल का मतलब समझ में आ गया, जिसके R ग्रुप में कोई भी H+ देने या लेने वाला ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पे ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, है ना, कुछ भी आ सकता है ना 9 में से। तो PI बराबर क्या बनेगी इसके लिए, ये pKa और pKb के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों का एवरेज कर लो आप, pKa + pKb डिवाइड बाई 2, ये हो गया इसके लिए PI। अब ये बात करते हैं कि जो pKa वैल्यू होती है ये कितनी होती है अमाइनो एसिड के लिए। जैसे अभी मैंने बताया था ना, pKa तो होगी 1.0 से 2.2 के बीच में, और ये जो pKb होती है ये होती है 9 से 10 के बीच में, और आपको अगर एवरेज लेना हो तो ये होती है 9.6।
अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है पहले से ना पी के भी वैल्यू, तब तो आपको वही माननी है। अगर मेंशन नहीं कर रखी है तो आपको कितना मानना पड़ेगा अपनी तरफ से? इसके लिए तो मान लेना 2, किसी भी अमाइनो एसिड के लिए ना, और इसके लिए कितना मान लेना है 9.6, चाहे कोई सा भी अमाइनो एसिड हो, अगर नहीं दे रखी है तब की बात कर रहे हैं ना, और दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको वही माननी पड़ेगी। तो दो वैल्यू आपको याद करनी है ना, एक तो 2 और एक 9.6। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, एल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, एल्फा अमाइनो ग्रुप। और इसमें कोई भी होगा तो उसको हम आर ग्रुप नाम देंगे। तो अभी आपको बताया, अभी तो हम ऐसे अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं जिसमें आर ग्रुप में आयोनाइजेबल ग्रुप नहीं होता है। समझ में आई बात? तो अभी आप इतनी टाइट्रेशन को बनाओ, फिर हम देखेंगे किसी एसिडिक अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन, फिर बेसिक की देख लेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे इसके। जो आज वाली क्लास में आया वो पहले कल वाली क्लास देखा ना, तब प्रॉपर समझ में आएगी। तो उसका घर जाके आए हो आप? आपका बढ़िया है सिस्टम में से। कल वाली क्लास समझा दी क्या रश्मि को? आप भी नहीं आए थे प्रगति कल? मजे ही मजे हो रहे हैं लाइफ में ना। पढ़ लिया ना? क्लास नहीं डाली थी कल वाली।
हाँ, पी के ए और पी के बी की डेफिनेशन लिख लो इसमें। बना लिया ना सबने? पी के बारे में क्या लिखोगे? पी एच एट विच 50% एसिड रिलीज इट्स H प्लस। और पी के बी के बारे में क्या लिखोगे? पी एच एट विच 50% और आप क्या लिखोगे इसमें? बेस हैज टू फॉर्म। कौन कौन सी? एक तो पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, और ऐसे ही एसिड की भी दो फॉर्म मिलेंगी, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। और आप इसमें लिख सकते हो ना, बेस नेवर बी नेगेटिव एंड एसिड नेवर बी पॉजिटिव। मणि साहब तो अकेले आ जाओगे कल भी? नहीं आओगे? अब किसी बेसिक अमाइनो एसिड की वो देखते हैं, एसिडिक की देख रहे हैं ना, टाइट्रेशन। लिख लिया सबने? निशा लिख लिया? आप देखेंगे एसिडिक की, तो एसिडिक के नाम पे अपने पास में कितने अमाइनो एसिड थे? दो ही थे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, डी और ई। दोनों की टाइट्रेशन एक जैसी होगी, है ना? तो एक इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना एस्पार्टिक एसिड की। ये तो कॉमन स्ट्रक्चर हो गया ना। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा अपने को? COOH। क्या नाम हो गया इसका? एस्पार्टिक एसिड नाम हो गया ना। तो शुरू में इसको कम पीएच पे रखेंगे, तो मान लो हमने इसको रखा pH 0 पर रखा। pH 0 का मतलब क्या है? उस सॉल्यूशन की pH कम है तो उसमें H प्लस ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा होंगे तो इसके पास में जितने भी एसिडिक और बेसिक ग्रुप हैं सबके पास में H प्लस आके जुड़ जाएगा। तो जो बेसिक ग्रुप है इसके पास में जुड़ेगा तो ये तो हो जाएगा NH3 प्लस, ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। अभी इसके ऊपर अगर हम नेट चार्ज निकालें तो कितना होगा? +1 होगा ना। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस सॉल्यूशन की pH बढ़ाएंगे। हमने pH धीरे धीरे क्या की? इंक्रीज की। तो जैसे जैसे pH इंक्रीज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एसिड को लगेगा कि अब अपने को H प्लस रिलीज कर देना चाहिए। तो कोई पर्टिकुलर pH होगी जिस पर 50% H प्लस अपना वो 50% एसिडिक ग्रुप अपना H प्लस रिलीज कर देंगे, उस pH को हम क्या बोलेंगे? pKa। लेकिन अब इसके पास में दो दो एसिड हैं, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। अब पहले कौन सा वाला एसिड देगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला देता है पहले। कौन सा देगा बताओ पहले?
दोनों ही एसिड हैं, तो ये भी एसिड है और आर ग्रुप के साथ अटैच है, तो आर से क्या होगा, आर ग्रुप से, आर ग्रुप क्या करेगा बताओ? आर ग्रुप क्या करता है? पहले नीचे वाला देखो आप तो पलट के थोड़ी, क्या लग रहा है? इंड्यूसिंग इफेक्ट लग रहा है। देखो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे एक ही बात है वो तो है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो अब ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, दोनों एसिड हैं, लेकिन होता क्या है कि ये जो CH2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप है। मतलब दो तरह के ग्रुप पढ़े थे ना हमने, एक तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल ग्रुप। एक होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, प्रतिकर्षित करता है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप। तो CH2 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप होता है। तो इस बेसिस पर ये क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको अपने से दूर भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा तो इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। जब कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये अपने आसपास बढ़ाएगा डेंसिटी को, तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर भी बढ़ जाएगी ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले H+ को उतना ही अच्छे से अट्रैक्ट करके रख पाएगा। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मान लो, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अच्छे से तभी अट्रैक्ट करेगा जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। अगर दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा तब तो वो रिपल्स करेंगे। तो अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, तो ये H+ को अब अच्छे से अट्रैक्ट करके रख पाएगा, अब उसको दूर नहीं जाने देगा। तो अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप ये काम करता नहीं है ना, ये वाला, यहाँ पर CH2 था, यहाँ पे CH ग्रुप है। तो CH2 ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से वो H+ को अट्रैक्ट करके रख पाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप कोई भी काम करता है तो उसको हम बोलते हैं +I इफेक्ट। आपने ये 4 इफेक्ट पढ़े होंगे ना, एक तो +I, एक -I, एक +R और एक -R। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप की वजह से तो होता है I इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट वाले ग्रुप की वजह से क्या होगा, -I। और एक होता है रेजोनेंसिंग, है ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा बेंजीन की जो स्ट्रक्चर बनाई होंगे ना उसमें। तो +I इफेक्ट की वजह से ये पहले नहीं देगा, पहले कौन देगा, उसको देना पड़ेगा ना, ऊपर वाले को पहले। ये तो अच्छे से अट्रैक्ट करके रख पा रहा है H+ को, तो अब पहले इसने अपना H+ दिया, CH2COOH, और ये अपना H+ रिलीज कर देगा, तो ये माइनस वाली फॉर्म में आ जाएगा ना। अब ऐसा है वो किस pH पर होगा, pH 9.6 पर। क्या बताया था अभी, pH 1.8 से लेके 2.2 के बीच में होगी ना कोई भी pH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, pKa बोलेंगे। और जो pKa वैल्यू होती है वो होती है लगभग वही 1.8 से लेके 2.2 के मिड में, और एवरेज कितनी माननी है आपको, 2। फिर हम धीरे धीरे और pH बढ़ाएंगे, तो फिर ये नीचे वाले एसिड को भी अब शर्म तो आएगी ना कि ऊपर वाले ने दे दिया, अब मेरे को भी देना चाहिए। तो अब एक pH ऐसी आएगी जिस पर ये जो R ग्रुप वाला एसिड है ये भी अपना H+ क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जिस pH पर 50% रिलीज कर देंगे उस pH को हम क्या नाम देंगे, अब क्या नाम दें बताओ, pKa या pKb? तो उसको हम नाम देते हैं pKr। pKr का मतलब क्या है, R ग्रुप वाला। अब वो एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है ना, R ग्रुप के लिए कॉमन है वो। तो जब R ग्रुप भी अपना H+ रिलीज कर देगा तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, NH3+, ये तो ये रहेगा। इसने पहले ही अपना ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, और ये अब रिलीज करके ये भी नेगेटिव वाली फॉर्म में आ जाएगा ना। अभी इसके पास में बेसिक ग्रुप और बचा हुआ है, तो इसको हमने नाम क्या दिया था वैसे, pKr। और ये कितनी pH पर होता है, कितनी बताई थी इसकी तो बताई नहीं अभी, pKb की बताई थी ना। तो pKr जो है वो अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग होता है, केवल 7 ही अमाइनो एसिड है, उनके लिए याद रखना है बस आपको।
मोस्टली केस में तो वैसे देता है वो, लेकिन कई बार पूछ भी लेता है ना कि इनको पी के आर वैल्यू के बढ़ते या घटते क्रम में रेंज करो, तो उस टाइम पे तो आपको याद होगी तभी कर पाओगे। तो उस केवल 7 ही अमाइनो एसिड के लिए याद रखना है बस आपको, बाकी किसी में मिलता ही नहीं आयन आर ग्रुप, केवल 7 ही अमाइनो एसिड में आयोनाइजेबल आर ग्रुप मिलता है, बाकी किसी में नहीं मिलता है। तो 7 के लिए हम याद कर लेंगे। बाकी पी के सबके लिए फिक्स है, पी के भी सबके लिए फिक्स है, पी के आर 7 के लिए बस होता है डिफरेंट, बाकी किसी के लिए होता ही नहीं है। तो अब पीएच हम और बढ़ाएंगे धीरे धीरे, जब पीएच और बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस बेस को भी अपना H प्लस रिलीज करना पड़ेगा, और जब 50% बेस अपना H प्लस रिलीज कर देंगे तो उस पीएच को हम क्या बोल देंगे, पी के बी। तो ये तो आ जाएगा आपका, जब रिलीज कर देगा तो NH2 हो जाएगा ये तो, और ये C और ये COO माइनस, ये ऑलरेडी रिलीज कर चुका है, और ये COO माइनस इस फॉर्म में आ जाएगा ना। क्या नाम था इसको बताओ, पी के बी। कितना होता है ये, लगभग 9.6, और वैसे 9 से 10 के बीच में कोई वैल्यू आएगी ना। ये हम अभी चर्चा करेंगे ना, हर अमाइनो एसिड के लिए जो भी 7 है उनके लिए अलग अलग होता है। अब कैलकुलेट करते हैं पहले नेट चार्ज। नेट चार्ज बताओ इसके ऊपर क्या होगा, +1 होगा इसके ऊपर। इसके ऊपर बताओगे क्या होगा, 0। इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -2, ये सब के ऊपर नेट चार्ज हो गया। अब इसमें से पहचानो कौन सा है ज्विट्रायन, जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा वही तो होगा। तो ये वाला क्या हो गया, ज्विट्रायन। ये वाला हो गया ज्विट्रायन। और किस किस के बीच में आ रहा है ज्विट्रायन, पी के ए और पी के आर के बीच में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पी आई कैलकुलेट करवाऊँ अभी, क्या हो जाएगा बताओ, पी के ए प्लस पी के आर डिवाइड बाई 2। ये हो गया पी आई। ये एक बेसिक अमाइनो एसिड की क्या हो गई, टाइट्रेशन हो गई बस। ठीक है, तो इसके लिए बस ये फॉर्मूला याद रख लेना है आपको, पी के प्लस पी के आर डिवाइड बाई 2। अब हम बेसिक के लिए और देखेंगे अभी, है ना। ये तो एसिड के लिए हो गई, बेसिक के लिए और देख लेते हैं। तो पहले इसको बनाओगे आप, देख लें बेसिक के लिए, बना लो पहले इसको, बना लो इसको पहले। बायोकेमिस्ट्री वो यूनिट है जो सबसे हार्ड लगती है आपको, और ये समझ में आ गई तो आप किसी भी यूनिट को बहुत आसानी से समझ सकते हो। आलिम आप भी जाते हो कॉलेज, कंप्लीट हो गया आपका इसी साल।
बना लिया सबने। अब एक बेसिक अमाइनो एसिड के लिए और देख लेते हैं ना। बेसिक के नाम क्या क्या बताए थे आपको? KRH बताए थे ना, 3 अमाइनो एसिड थे, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये कौन सा अमाइनो एसिड है बताओ? लाइसिन है ना ये। तो लाइसिन अमाइनो एसिड को हमने क्या किया, pH 0 वाले सॉल्यूशन में डाल दिया इसको। तो जहाँ भी ये H+ ले सकता था वहाँ पे इसमें H+ अटैच हो जाएंगे। जैसे ये एसिडिक ग्रुप था, ये न्यूट्रल हो गया, बेसिक ग्रुप पॉजिटिव हो गया, और ये भी बेसिक ग्रुप पॉजिटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्यूशन की pH बढ़ाएंगे। सॉल्यूशन की pH बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एसिडिक ग्रुप अपना H+ रिलीज कर देंगे। तो उस pH को हम क्या नाम दे देंगे, pKa। और अमाइनो एसिड कौन सी फॉर्म में आ जाएगा ये तो माइनस, इस फॉर्म में रहेगा ना ये। pKa कितना होगा बताओ? वही 1.8 से 2 के बीच में, मतलब 2 मान लो आप, है ना। अब आप pH और बढ़ा रहे हो धीरे धीरे अभी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब इसमें एसिडिक ग्रुप तो है नहीं दूसरा, अब बेसिक ग्रुप को अपना H+ देना पड़ेगा। तो अब बेसिक ग्रुप के नाम पे 2 ग्रुप हैं इसमें, एक तो R ग्रुप में और एक मेन चैन वाला है ना, अल्फा वाला। तो अब दोनों में से कौन देगा पहले? दोनों में पहले थोड़ी देर ऐसी बहस होगी ना कि पैसे मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा, है ना, होता है ना। ऐसी एक बार की बात है भैया, मतलब 4 फ्रेंड गए थे इसी होटल में, मतलब चारों ने खाना खाया, कुछ बढ़िया। अब चारों आपस में झगड़ने लगे कि पैसे मैं दूंगा, दूसरा बोला कि नहीं पैसे मैं दूंगा, चारों आपस में झगड़ रहे। तो वो वेटर आया, बोला कि बहुत प्यार है आप लोगों में तो उसने बोला कि आप डिसाइड करो कौन देगा पैसे। बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, सीटी बजाता हूँ, आप इसके चक्कर लगा के आओ होटल के, जो सबसे पहले आएगा वो पैसे देगा। तो उसने सीटी बजाई वेटर ने, और वेटर अभी तक इंतजार कर रहा है चारों के आने का।
तो अब इन दोनों में दोनों ही बेसिक हैं, तो दोनों में से कौन देगा सबसे पहले बताओ? दोनों ही बराबर के हैं, ये भी NH3 है और ये भी NH3 है, किसको देना चाहिए पहले? नैतिक जिम्मेदारी किसकी है वैसे? आर वाले की, आर वाले की नैतिक जिम्मेदारी। तो देखो यहाँ पे फिर से वापस से वही, इस NH3 के पास में इतने सारे CH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो इंड्यूसिंग इफेक्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा। जब एक की वजह से ज़्यादा था तो यहाँ पे तो 4 की वजह से है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो आपको पता है, ये तो इसका तो लगभग फिक्स रहता है, 9.6 के लगभग दे देता है ना ये तो, लेकिन ये 9.6 पे नहीं देगा आप, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कम होगा तो ये उतनी आसानी से इसको H+ को क्या कर पाएगा? अट्रैक्ट कर पाएगा। अभी इसके ऊपर प्लस चार्ज है किसकी वजह से? क्योंकि इसकी बैलेंसी जो है वो क्या हो गई है? एक्सटेंड हो गई है ना, इस वजह से प्लस चार्ज है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस वजह से H+ को क्या कर पाएगा? अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ये जिस pH पर ये देता है उस पर ये नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ भी कौन सा इफेक्ट काम करेगा? वही प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, लेकिन उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। जो हमने नॉर्मल देखा था ना, तो उसके कंपेरिजन में होगा ज़्यादा। यहाँ हमने कोई वैल्यू लिखी थी क्या वैसे इसकी? जैसे अगर हम स्पेशल एस्पार्टिक एसिड की बात करते हैं तो इसके लिए जो pKr वैल्यू होती है ये होती है 3.65। अभी बाकी सब सातों अमाइनो एसिड की एक साथ लिख लेंगे वैसे ना pKr वैल्यू। तो अभी हमने pH बढ़ाई, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो अब इन दोनों बेसिक ग्रुप में से कोई देगा, लेकिन कौन देगा पहले? जो मेन चेन वाला है ना, जिसको हम अल्फा अमाइनो ग्रुप बोलते हैं, ये देगा है ना पहले। तो जब ये H+ दे देगा तो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? NH2 CCO माइनस HCH2 CH2 और NH3 पॉजिटिव, यही रहेगा ना। क्या लिखूं यहाँ बताओ? किसने दिया है अभी? तो pKb लिख देंगे यहाँ पे, और pKb कितना होगा? 9.6। जब तक मेंशन नहीं किया हुआ है तब तक 9.6 मानना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद में अभी pH हम और बढ़ाएंगे। जब और बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 50% ये जो अपने R ग्रुप है ये भी अपना H+ रिलीज कर देंगे। तो कौन सी फॉर्म में आएगा बताओ ये? और ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब इन सब के ऊपर आप यहाँ पे क्या लिखा जाए बताओ? pKr। और pKr अगर ये कौन सा लाइसिन है ना ये, तो लाइसिन के लिए फिक्स होता है 10.53। जब तक मेंशन नहीं किया तब तक तो ये मानना है आपको, मेंशन करके देगा तो वही मानना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये pKb pKr वैल्यू हो गई ना सबके लिए। अब इन सब के ऊपर बोलो नेट चार्ज। कितना है इसके ऊपर? +2। इसके ऊपर +1। इसके ऊपर 0। इसके ऊपर, तो देखो एक तो आपको ये यहाँ से क्लियर हुआ कि जैसे जैसे हम किसी प्रोटीन की pH बढ़ाते जाते हैं सॉल्यूशन की, तो वैसे वैसे प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ता जाएगा? देखो pH 0 पर +2 चार्ज था, जैसे जैसे हम pH बढ़ाते जा रहे हैं सॉल्यूशन की वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो ये फिक्स बात हो गई ना, एक बेसिक रूल हो गया। जैसे जैसे सॉल्यूशन की pH बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई बात? और जैसे जैसे सॉल्यूशन की pH कम करते जाओगे प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो एक फंडामेंटल फीचर नहीं है, मतलब ऐसा एक फिक्स नहीं होता है प्रोटीन के ऊपर चार्ज। वो किस पर डिपेंड करता है? उसको किस pH वाले सॉल्यूशन में रखा गया है। जैसे मैं आपको कोई प्रोटीन दे दूं और पूछूं कि इसके ऊपर प्रोटीन को, जैसे हीमोग्लोबिन है, और मैं आपसे पूछूं कि हीमोग्लोबिन के ऊपर चार्ज क्या होगा, नहीं बता सकते। वो किस पर डिपेंड करेगा? कि उसको किस pH वाले सॉल्यूशन में रखा गया है। तो pH के हिसाब से किसी भी प्रोटीन का जो pH है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन की pH के अकॉर्डिंग।
तो ये तो सबका नेट चार्ज निकाल लिया हमने। ज्वेट्रायन बताओ कौन सा है? ये है ज्वेट्रायन, है ना। तो ये हो गया ज्वेट्रायन। तो पीआई बताओगे अब किस किस के बीच में आ रहा है? ये पी के बी और पी के आर के बीच में आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए? पी के बी प्लस पी के आर डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना इसके लिए। तो अब लाइसिन, आर्जिनिन और स्टीडिन तीनों की टाइट्रेशन ऐसे ही होगी। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड की वैसे होगी, है ना, जैसे बताई। तो 5 तो ये हो गए। 2 अमाइनो एसिड और हैं जो H+ दे सकते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो अपने पास अमाइनो एसिड कौन कौन से हो गए देखो। एक तो हो गया डी, एक हो गया ई, एक हो गया के, आर और एच, सिस्टीन और टायरोसिन। ये 7 अमाइनो एसिड हैं टोटल जो आयोनाइजेबल आर ग्रुप रखते हैं अपने पास में। तो अगर इनकी बात करें इसके लिए जो पी के आर वैल्यू होगी सबके लिए, तो एस्पार्टिक एसिड के लिए तो भी आपको बताई थी, कितनी बताई? 3.65। इसके लिए होती है 4.25 और इस लाइसिन है इसके लिए होती है 10.53 और आर्जिनिन के लिए 12.48, स्टीडिन के लिए होती है 6 के लगभग, सिस्टीन के लिए होती है 8 और टायरोसिन के लिए होती है 10। ठीक है। पी के ए सबका पता ही है आपको कितना होता है? 2 के लगभग। पी के बी पता है सबका 9.6 के लगभग। पी के आर केवल इन्हीं अमाइनो एसिड के लिए होता है बस, इनकी आप याद कर लोगे। अब इनकी भी कौन कौन सी फॉर्म पॉसिबल हो सकती है, जैसे इनके पास में आर ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो जैसे इसमें आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है आर ग्रुप में? COOH होता है, इसमें COOH और इसमें NH3+। अगर आपको बेसिक में कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप तीनों पे NH3+ मान लेना, है ना, कहीं भी कंफ्यूजन है तो। और इसके ऊपर आर्जिनिन के ऊपर होता है डबल बॉन्ड NH2+। अगर ये याद नहीं रहे तो आप तो NH3+ ही मान लेना बस, है ना। स्टीडिन के ऊपर होता है यहां भी याद नहीं रहेगा तो क्या मानोगे आप? NH3+ मानना है ना तीनों के ऊपर ही। और सिस्टीन के ऊपर होता है कौन सा ग्रुप? SH ग्रुप। और टायरोसिन के ऊपर OH ग्रुप होता है। ये तो ग्रुप हो गए ना सबके ऊपर। तो जब लो पीएच पर रहेंगे तब तो ये इस फॉर्म में मिलते हैं, ये तो लो पीएच। और जब आप इनको हाई पीएच पर रखोगे तब ये COO- जो अब कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? COO-, ये माइनस और ये NH2, ये NH बचेगा, है ना, H रिलीज कर देगा तो, और ये N और ये S- और ये। ठीक है। तो जो 3 बेस हैं वो तो देखो नेगेटिव हुए नहीं, बाकी कोई भी नेगेटिव हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये टोटल 7 ही अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनमें आयोनाइजेबल आर ग्रुप मिलता है। तो इनमें से आपको याद तो ये रखना है जो अपने एसिडिक हैं उनकी तो ये 2 फॉर्म हो गई बेसिक की, इनकी तो इधर NH3+ मानना तीनों की और इधर NH2 मानना तीनों की। और ये आपको बताइए कि सल्फर के पास H होगा तो न्यूट्रल रहेगा, तो उसको रिलीज कर देगा तो माइनस हो जाता है। ऐसी ऑक्सीजन का केस होता है। समझ में आई बात? तो इस टेबल को बना लो आप। बेसिक कब बना लिया आपने? ये बना लो इसको। किसी भी प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो केवल इन 7 अमाइनो एसिड की वजह से ही होता है बस। क्या? MSc में तो हो गया आपका ये। फर्स्ट सेम में था। हम्म हम्म हम्म
बना लिए? चेंज करें स्लाइड? 10 में चेंज कर दें? बना लिए सबने? तो ये तो देखो टाइट्रेशन हो गई। अब कोई सा भी अमाइनो एसिड आ जाए, अगर पी के ए की बात आती है तो सबके लिए 1.8 से 2.2 के बीच में रहेगा। पी के बी की बात आए तो 9.6 रहेगा, और पी के आर की बात आए तो केवल ये 7 अमाइनो एसिड आते हैं तभी आपको है ना कंसीडर करना है, नहीं तो आपको मानना ही नहीं है कुछ फिर। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन करवाते हैं क्या ना, पहले तो मैं खुद ही बता रहा हूँ ऐसे ही। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? प्रियंका चौधरी, लेकिन ये एक लड़की नहीं है ना, ये एक शॉर्ट पेप्टाइड है, एक प्रोटीन है छोटी सी जिसमें ये अमाइनो एसिड हैं। कई लोगों को लड़की दिख रही होगी उसमें, लेकिन वो गलत फहमी है उनकी। तो अभी क्या मानना है आपको? एक शॉर्ट पेप्टाइड है और ये इसके अमाइनो एसिड का कंपोजिशन है। कोई भी आपको प्रोटीन दे रखी है तो आपको अपने आप ही उसका जो लेफ्ट वाला एंड है वो एन टर्मिनल मान लेना है। एन टर्मिनल, 2 टर्मिनल होते हैं ना प्रोटीन में, एक तो एन और एक सी। तो जो लेफ्ट एंड वाला है उसको क्या मानना है आपको? एन टर्मिनल मान लेना है, और जो राइट साइड वाला है उसको सी टर्मिनल मान लेना है। तो आपको क्या देगा कि ये एक पेप्टाइड है, और इसको हमने जो पीएच है वो पीएच जैसे 4 वाले सॉल्यूशन में डाल दिया। एक सॉल्यूशन था जिसकी पीएच कितनी थी? 4 थी। तो आपको बताना है इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा। ये बताना है आपको। समझ में आ गई बात? तो पहला टारगेट आपका क्या रहेगा? पहले इस प्रोटीन का एन टर्मिनल और सी टर्मिनल डिसाइड करो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर तो लगा लोगे NH3 प्लस फर्स्ट वाले अमाइनो एसिड पे, और लास्ट वाले पे अपनी मर्जी से क्या लगा लोगे? COOH। ये पहला काम रहेगा आपका ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब उसके बाद में जो अभी आपको 7 अमाइनो एसिड लिखाए थे ना लास्ट में,
उन 7 में से कौन कौन सा आ रहा है केवल उनको ही कंसीडर करना है। तो जैसे ये P वाला आया था कि साथ में नहीं आया, R वाला आया था, इसके ऊपर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो जो भी बेसिक है तीनों के ऊपर NH3+ लगा लेना, चाहे लाइसिन आ जाए, आर्जिनिन आ जाए या फिर हिस्टिडिन आ जाए। तो इसके ऊपर आप मान लो NH3+, अगर नहीं पता है तो तीनों के ऊपर है ना कॉमन मान लेना NH3+। कुल मिला के बाद हमें चार्ज से मतलब है बस, चाहे NH हो या NH2 हो कुछ भी हो, तो चार्ज प्लस रहना चाहिए बस, है ना। तो हमने NH3+ मान लिया। फिर ये I बाई आता है, ये इसके ऊपर होता है OH ग्रुप। फिर A नहीं आता, K आता है, क्या मानना पड़ेगा इसके ऊपर बताओ? तो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन तीनों के ऊपर क्या मान लोगे? NH3+। AC, फिर H आता है, सिस्टीन भी आता है ना, सिस्टीन के ऊपर क्या मानोगे? SH। हिस्टिडिन के ऊपर NH3 पॉजिटिव। फिर OUD आता है, इसमें तो बहुत आगे प्रियंका में। तो D के ऊपर क्या होता है? और H के ऊपर NH3+ और R के ऊपर NH3+। और ये बाई के ऊपर भी होता है नहीं होता? OH होता है ना। तो इसमें तो पूरे में आयोनाइजेबल ग्रुप ही है। ये तो शुरुआत में गलत एग्जांपल ले लिए, तो लास्ट में लेना चाहिए। चलो चलो, अब आप क्या करोगे ये डिसाइड कर लोगे सबका। इसके बाद में अब इन सब की आपको PKB या PKR वैल्यू पता होगी। जैसे इसके लिए क्या होती है PK वैल्यू, PKB वैल्यू 9.6। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस प्रोटीन को आप 9.6 से कम वाली pH पर रखोगे तब तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, और 9.6 से ज़्यादा वाली pH में रखते तो ये न्यूट्रल हो जाता। मतलब इसकी जो भी PKB वैल्यू होती है उससे ऊपर करोगे तब तो ये H+ दे देगा अपना, तो न्यूट्रल हो जाता। लेकिन pH सॉल्यूशन की क्या है अभी? 4 है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन की pH कम है अभी, तो इस pH पे ये अपना H+ रिलीज करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा इस pH पे। ऐसे ये NH3+ है, इसके लिए कितनी होती है PKR वैल्यू? NH3+ के लिए सबके लिए ऊपर लिख लेते हैं हम, है ना। यहाँ पर देखो इसके लिए बताओ कितनी होती है? 12.48। उसमें से देख के बता सकते हो आप, है ना, लिस्ट में से। देखो मोस्टली केस में आपको लिख के देता है, मेंशन करके देता है ना क्वेश्चन में ही। एक आध बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो उसमें आपको पता होगा तभी कर पाओगे। तो ये हो गया 12.48 है ना R के लिए, बाई के लिए 10, K के लिए 5.3 और C के लिए, H के लिए, OUD के लिए, H के लिए 6, R के लिए 12.48 और इसके लिए 10। सबकी लिख लो। अब अगर सॉल्यूशन की pH इससे ज़्यादा है तब तो वो H+ रिलीज कर देगा, इससे कम है तो H+ रिलीज नहीं करेगा। तो बताओ ये R है, R अपना H+ रिलीज करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। बाई करेगा? नहीं करेगा। K करेगा? और C, H और D ये कर देगा रिलीज। तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? COO- वाली फॉर्म में आ जाएगा बस, है ना। फिर आपका H करेगा और R बाई नहीं, केवल ये बस जो D है ये अपना H+ रिलीज करेगा, बाकी कोई अपना H+ रिलीज नहीं करेगा, है ना, इतनी कम pH पर। तो बस इन सबको जोड़ लो। और वो लास्ट वाला H और देखो ये वाला, ये करेगा या नहीं करेगा? ये तो 2 पे कर देता है ना, तो ये भी करके कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? CO-। अब सबका नेट चार्ज जोड़ लो। ये +1 प्लस वाले बताओ कौन कौन से हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना, तो +6। माइनस वाले कितने हैं बताओ? माइनस वाला एक तो ये है और एक ये है, 2 है माइनस वाले, तो +6 -2। न्यूट्रल से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना हो गया? +4। यही अपना आंसर हो गया बस। और आपके एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आता, आपके एग्जाम में मैक्सिमम 4 या 5 अमाइनो एसिड का ही देता है बस, इससे बड़ा नहीं देगा ना, कभी नहीं दिया है 4-5 से बड़ा। 4 या 5 जैसे इतना देगा, जैसे PRI/A बस इतना देगा।
इस पर नेट चार्ज निकालना पड़ेगा आपको। ये तो मैंने बड़ा बताया एग्जाम्पल। अब आप इसी पेप्टाइड के ऊपर मेरे को बताओगे अगर इसको pH 9 सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, सॉल्यूशन की pH कितनी है 9, तो नेट चार्ज क्या होगा इसके ऊपर। रफ वाले पेज पे करना है आपको पहले 9 pH पर 4 पे तो मैंने निकाल दिया, कितना निकला है +4। अब pH बराबर सॉल्यूशन की कितनी है 9 हो, तब इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा। पहले ये बताओ किस किस को समझ में नहीं आया ये वाला। अभी बता सकता है, अभी कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि पहला ही एग्जाम्पल है अभी तो, अभी डायग्राम मिटाया भी नहीं वैसे भी। जो भी आपको पेप्टाइड दिया गया है पहले उसका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल डिसाइड कर लो। तो जो लेफ्ट साइड वाला है वो तो एन टर्मिनल और ये वाला है वो सी टर्मिनल रहेगा। तो इस पे तो आपको क्या कर लेना है NH3+ लगा लेना है अपनी मर्जी से, है ना, दिया नहीं होगा ये लगाना पड़ेगा आपको। और इस पर क्या लगा लेना है COOH लगा लेना है। अब जो अभी 7 अमाइनो एसिड लिखाए थे ना इस लिस्ट में, अभी तो आप कॉपी खोल के रख सकते हो ना अपनी सहूलियत के लिए। इन 7 अमाइनो एसिड में से कोई आता है तो ही उसकी वैल्यू लिखनी है, बाकी को कंसीडर नहीं करना है। तो देखो ये DEKRHC ये 7 अमाइनो एसिड है ना टोटल। अब इनमें से कौन कौन से आ रहे हैं इस लिस्ट में, तो देखो R आ गया इसमें। R के ऊपर कौन सा ग्रुप मानना है आपको, देखो 7 अमाइनो एसिड में से देखो एक तो होता है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इनके ऊपर लगाना है आपको COOH ग्रुप। तो अन्यथा एक तो दिक्कत ये आ रही है कि कल आपको सभी अमाइनो एसिड के सिंगल वर्ड में कोड लिखाए थे, तो वो एक बार देख लेना है ना। तो अभी मैं 7 का ही बता देता हूँ, बाकी से अभी कोई मतलब नहीं है। 7 में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक का तो कोड क्या होता है D और ग्लूटामिक का क्या होता है E। फिर उसके बाद में लाइसिन, ये बेसिक अमाइनो एसिड है, इसका होता है K, आर्जिनिन का R और स्टिडिन का H। और फिर उसके बाद में सिस्टीन का C और टायरोसिन का Y। ये 7 ही अमाइनो एसिड हैं टोटल। अब इसमें से अगर आपका एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आता है, मतलब D और E आता है, तो इनके ऊपर तो होता है दोनों के ऊपर COOH ग्रुप। और आपका K, R और H में से आ जाता है तो इनके ऊपर होता है NH3+। C आ जाता है तो SH और टायरोस Y आ जाता है तो OH। बस ये मानना है सबके ऊपर। तो इन 7 में से कोई भी आता है तो उसके ऊपर ये ग्रुप लिख लेना है। तो जैसे R आ गया, R के ऊपर क्या लिखोगे आप NH3+। फिर Y आ गया इस लिस्ट में से, Y के ऊपर क्या लिखोगे OH। फिर आ गया K, K के ऊपर क्या लिखोगे NH3+। फिर आ गया C, C के ऊपर SH, H के ऊपर NH3+, D के ऊपर COOH और फिर उसके बाद में H के ऊपर NH3+, R के ऊपर NH3+ और Y के ऊपर OH। केवल ये 7 ही अमाइनो एसिड है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये अपने लिख लिया। और इन सभी का जो भी लिस्ट में वैल्यू आपको लिखाई थी, ये जो वैल्यू लिखाई है ना, ये आप उसके ऊपर लिख लेना है ना, हर अमाइनो एसिड के ऊपर। लिखने के बाद में, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, मैंने बताया ना कि आपके एग्जाम में तो केवल 4-5 अमाइनो एसिड का ही आएगा बस, उससे बड़ा आता ही नहीं है। फिर अब अगर सॉल्यूशन की pH इससे ज़्यादा है इनकी वैल्यू से, तब तो ये H+ अपना रिलीज कर देते हैं सॉल्यूशन में। अब आपको पता ही है कि अगर कोई एसिड रिलीज करता है H+ तब तो नेगेटिव हो जाता है, और बेस अगर रिलीज करता है तो न्यूट्रल हो जाता है। तो देखो अब सॉल्यूशन की pH अभी कितनी थी 4 थी, तो अब इसके लिए होता है pKb 9.6। जब 9.6 से pH ऊपर हो जाती है तब ये अपना H+ रिलीज करता है। अभी तो pH कितनी है सॉल्यूशन की 4, तो क्या रिलीज करेगा ये नहीं करेगा, तो ये इसी फॉर्म में ही रहेगा। ये कितने पे करता है रिलीज 12.48 से ऊपर पे, लेकिन अभी pH कितनी सॉल्यूशन की 4, तो ये भी नहीं करेगा, ये भी इसी फॉर्म में रहेगा। भाई ये 10 से ऊपर करता है लेकिन pH तो भी 4 ही है अपनी, तो ये भी रिलीज नहीं करेगा। तो किसी के लिए भी जो है ना, बस ये 2 हैं, एक तो ये और एक इसके लिए 2 होती है वैल्यू। बस इन 2 से ही ज़्यादा है ना pH सॉल्यूशन की, तो बस ये 2 ही ग्रुप अपना H+ क्या करेंगे रिलीज करेंगे। तो ये दोनों ही एसिड है आपको बताया, और एसिड जब रिलीज करते हैं तो कौन सी फॉर्म में आ जाते हैं माइनस वाली फॉर्म में, बाकी कोई रिलीज नहीं करेगा। तो अब इनके ऊपर जो भी नेट चार्ज है वो आप जोड़ लो। प्लस वाले कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 और 6। माइनस वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हैं। तो +6 - 2 ओवरऑल कितना हो गया +2 हो गया नेट चार्ज। अब मैंने आपको pH 9 के ऊपर निकलवाया था, तो pH 9 के ऊपर क्या करना है आपको, ये वैल्यू तो ऐसे कैसी रहेंगी, इन वैल्यू में तो कुछ होना जाना है नहीं, है ना। आप बताओ ये वाला जो है ये रिलीज करेगा या नहीं करेगा,
ये वाला नहीं करेगा ना, इसी फॉर्म में रहेगा। ये कब करता रिलीज, जब 9.6 से ऊपर होती पीएच, तो ये इसी फॉर्म में रहने वाला है। ये करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अब आप ये देख लो कि पीएच हमने 9 रखी है, तो 9 से कम किस किस का है इसमें वैल्यू, है ना। तो एक तो इसकी है, ये रिलीज कर देगा, तो ये आ जाएगा S माइनस, ये कर देगा तो ये हो जाएगा NH2, ये कर देगा और H कर देगा तो ये हो जाएगा NH2, फिर ये कर देगा, ये नहीं करेगा, बाई नहीं करेगा, और ये कर देगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो कुल मिला के अभी इसमें क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, देखो एक तो इसने अपना रिलीज कर दिया, अब यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा यहाँ पर भी, बस ये 2 प्लस चार्ज कम हो गए। तो अब प्लस वाले कितने बचे, पहले 6 थे, अब 4 बचेंगे शायद, तो +4, एक देखो काउंट कर लो, 1 2 3 और ये 4 बचे हैं ना प्लस वाले, तो प्लस तो हो गया 4 और माइनस वाले 1 2 और 3, तो माइनस के हो गए 3। ओवरऑल के चार्ज कितना हो गया, +1। अब कौन है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, अभी भी कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, अगर समझ में नहीं आया है तो सबको समझ में आ गया। तो अब क्या इसी प्रोटीन के ऊपर आप pH 12 पे चार्ज निकाल पाओगे, pH 12 पर, आपका नाम दीक्षा, कहाँ से हो आप, जयपुर से ही हो, अभी आए हो जस्ट, pH 12 पर बैठ जाओ। तो अभी तो आप 20 क्लास में से आए हो, वैसे समझ में तो आएगा नहीं, उसी तरीके से होगा ना, जैसे अगर कल की मूवी चल रही है अभी और उसके बीच में कोई पहुंच जाए तो कितना समझ में आएगी वो। कल की मूवी देख ली क्या आपने, अब बीच में से कोई पहुंच जाए उसमें तो क्या समझ में आएगा बताओ, ऐसे ही है ना ये दीक्षा। अभी एक मूवी और आई थी, अभी किल मूवी आई अभी, उसमें भी पैसे बर्बाद हो गए, ट्रेन में ही शुरू हुई, ट्रेन में ही खत्म हो गई। क्या क्या उसमें किस बेसिस पे बनाई गई बताओ, ट्रेन में मार काट से स्टार्ट हुई और उसी ट्रेन में खत्म हो। उसमें कितने लोग मरे होंगे, मतलब उसमें ट्रेन में मार काट से स्टार्ट होता है मामला 2 पार्टियों में और वहीं ट्रेन में ही खत्म हो जाता है पूरे 2 घंटे की मूवी है शायद वो, नहीं रियल स्टोरी पे तो होगी, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी नहीं उसमें, बस मार काट से स्टार्ट होती है और वहीं जाके वो खत्म हो जाती है ट्रेन में ही। दीक्षा या तो आप शुरू से आते या फिर कल से ले लेते वाली क्लास, क्या है कि अब ये टॉपिक लगभग कंप्लीट सा होने को आगे, आप करेंगे इसके क्वेश्चन। जब नहीं समझ में आता है तो 1 घंटा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एमएससी कंप्लीट होगी आपकी, कहाँ से की है, सोच से, अच्छा आप क्लासमेट ही है, तो कोई ना, अभी तो आप है ना दीक्षा देखो क्या चल रहा है। -3 -3 आ रहा है सबका, -3 के अलावा किस किस का आ रहा है, और -2, -2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, तो प्रगति कहाँ पर हो रही, मिस्टेक अपने से। चलो कितने पे निकालना था अपने को, pH 12 पर निकालना था, है ना। तो देखो pH 12 पर ये रिलीज करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो देखो ये इरेजर ले लेते हैं हम यहीं से, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये रिलीज करेगा या नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, तो ये जो है
ओ नेगेटिव हो जाएगा, ओ नेगेटिव। ये करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो ये न्यूट्रल, ये करेगा, ठीक है, तो नेगेटिव है ही, ये भी न्यूट्रल हो गया, ये नेगेटिव, ये करेगा, ये भी है ही, और ये नहीं करेगा, ये टायरोसिन वाला करेगा, तो ये ओ नेगेटिव हो जाएगा, बाकी वो नेगेटिव ही रहेगा। अब काउंट करो प्लस वाले कितने हैं, क्या काउंट करो प्लस वाले कितने हैं, एक दो हैं बस, है ना प्लस वाले, तो +2। माइनस वाले कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 और 5, तो +3। कहाँ पर मिस्टेक हुई है, वो कहाँ पर मिस्टेक हुई है प्रगति अपने से, ये वाला, ठीक है, तो इस तरीके से है ना चार्ज निकलेगा इस पे। अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं ना, बड़ा वाला ये, इसको नोट कर लिया क्या आपने, कर लिया, नोट कर लो, एक एग्जांपल तो कर लो उसमें, और इसको केवल नोट करने से कुछ नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा यहीं पे, है ना, अगर यहाँ पे नहीं समझे तो फिर घर पे समझ में नहीं आने वाला है, ऐसा सोच रहे हो ना आपकी घर पे जाके समझ लेंगे, इसको समझ में नहीं आएगा ना घर पे ये। अब आपको पता है इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन सा है, ये नहीं, मतलब जो अपने साइंस का इंस्टीट्यूट है ना, आईएससी है ना, तो आप देख लो आईएससी के एमएससी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने तो नेट में आते हैं यहाँ पे, और उसके एमएससी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आते हैं, उसका लेवल ज़्यादा है थोड़ा सा ना, अब तो एग्जाम नहीं कराता, अब तो आईआईटी के थ्रू लेता है वो, पहले उसका अलग से एग्जाम होता था ना आईएससी का। ठीक है, अब एक एग्जांपल और करते हैं ना, अब कोई भी रह गया है भूला बिसरा कैसे भी, तो अब है ना इस एग्जांपल से समझ लेना, जैसे कोई नाम लेते हैं, जैसे मनीषा का नाम ले लेते हैं इस बार, ये हाइब्रिड बना दिया, ठीक है। मनीषा बुर्डक, बुर्डक का मतलब जानते हो ना, नहीं जानते, जानना जरूरत भी नहीं जानने की ना, गोत्र है इनका बुर्डक, मतलब जाटों का एक, हाँ, हम्म, आप भले ही जाट हो दिया, लेकिन आपसे ज्यादा आपके गोत्र में बता सकता हूँ। मेरे को भी अपनी कास्ट के 10 गोत्र नहीं पता, लेकिन आपके 20 बता सकता हूँ। हाँ, ये इधर शेखावाटी में ही, आपके में सीकर में ही है। पीएच भी होता नहीं है, तो
पहले तो आप निकालोगे pH 3 पर और एक निकालोगे pH 11 पर, 2 pH पर निकालना है आपको। आपका श्योरान भी होता है, मैरिया भी होता है। ऐसे तो जैसे जाखड़ है मान लो, है ना, तो जाखड़ किस में आते हैं, एससी में भी आते हैं, जाट भी होते हैं। अब जैसे पवन जाखड़ था, चुनाव लड़ा था यहाँ पे, वो इसी चक्कर में जीत गया। मतलब जितने भी एससी कैंडिडेट थे उन्होंने सबके वोट आ गए, एससी कैटेगरी का था तो। और हाँ, और जाटों के वो भी आ गए। मतलब चौधरी भी लगाते हैं, ऐसे जांगड़ मुसरमा भी लगाते हैं। इसमें क्लास में कोई ना कोई होगा, देखो अगर कुछ कर हैं। आपकी तरफ भी लगाते हैं क्या? जांगड़ शर्मा लगाते हैं। तो आप pH वो लिखे हुए 3 और 11, क्या कितना आ रहा है? 3 पर 3। तो मना किसने किया लगाने की? कौन मना करेगा ये बताओ, कुछ भी लगाओ, अपनी मर्जी है बताओ। विश्वकर्मा इसलिए क्योंकि जो खाती लोग हैं वो इनका निर्माण करते हैं ना, तो जो भी निर्माण करने वाले होते हैं वो जैसे विश्वकर्मा भगवान थे ना, तो इस वजह से उनको, हाँ आर्किटेक्ट थे ना, तो आप जांगड़ों का काम भी आर्किटेक्ट का ही है, उससे रिलेटेड ही है ना, इससे। कोई भी हो, मतलब अपनी मर्जी है, कुछ भी लगाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। +3 और pH 3 पे निकला है 11 पे, दोनों पे सेम आ रहा है। तो कितना है 3 पर? +3 और इस पर 0। किस किस का नहीं आ रहा है ऐसा? सबका आ गया। चलो दीक्षा आपको छोड़ के बाकी सबका आ गया आंसर। +2 आएगा, किसी का तो है सही आंसर। तो देखो पहले आपको क्या करना था, इसमें इधर लगा लेना है NH3 पॉजिटिव, इधर COOH। अब इसके ऊपर MANIS के ऊपर कुछ नहीं है ना, C होता है। H के ऊपर NH3 प्लस, BUR के ऊपर प्लस, D के ऊपर और K के ऊपर। अच्छा अगर शुरू में ही मैं यहाँ पर M की बजाय K लिख दूं तब क्या करोगे आप? अगर मान लो यहाँ पर M की बजाय ऐसे K होता तो क्या करते आप फिर? तो यहाँ पे दूसरा NH3 लगाते हैं नहीं लगाते? लगाना पड़ता है ना। ये तो मेन चेन वाला है, ये R ग्रुप वाला भी लगाना पड़ता है आपको, है ना। तो ऐसा वो कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे नहीं लगाओ, ठीक है। तो ये आपने लगा दिया ना सारे ग्रुप। अब pH 3 वाले सॉल्यूशन में रखा है, तो ये बताओ कि pH 3 से कम किसकी होती है? वो pH 3 से कम किसकी है? किसी की है क्या? किसी की नहीं है ना, तो इसका मतलब कोई भी H+ रिलीज नहीं करेगा इनमें से। pH 3 से कम किसी की वैल्यू नहीं होती, PKB या PKR वैल्यू के लिए इसकी तो होती है ना, इस वाले की, इसकी होती है 2, तो ये रिलीज कर देगा ना, तो ये COO माइनस हो जाएगा बस। बाकी सारे ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये 1 2 3 4 तो हो गए प्लस के, और एक हो गया
तो कितना हो गया, प्लस का 3। अब प्लस का 2 कैसे आया था दिया, इस एच पे, हाँ तो सारा ही उल्टा हो जाएगा फिर तो एक उल्टा करने से तो। ठीक है, तो ये हो गया +3 के ऊपर। अब pH 11 पर अगर निकालना हो तो ये देखो कि 11 से कम किसकी वैल्यू होती है, बस उसको भी मेंशन करो बस, है ना। तो इसकी भी होती है ना 11 से कम, इसकी 9.6, इसकी 6, इसकी होती नहीं है ना, ये तो देगा ही नहीं, ये तो 12.53 है, इसकी 3 और इसकी 12.48, ये भी नहीं देगा, है ना। तो कुल मिला के ये तो हो जाएगा न्यूट्रल, ये हो जाएगा न्यूट्रल, ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस, कौन सा वाला के में, अच्छा इसका लिखा नहीं, तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, न्यूट्रल वाली फॉर्म में। अब काउंट कर लो, है ना, कितने प्लस वाले, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, ये एक और ये न्यूट्रल हो गया, एक ही है बस। तो ये प्लस तो 1 रह गया है ना, और माइनस वाले एक तो लास्ट वाला, एक ये वाला, दो ही है बस, दो ही है बस, है ना। तो ये हो गया -2 बराबर -1। सबका ये आया था कि -1, +3 और -1। तो ये 0 कैसे लिखा वहां पे, एक नहीं, बहुतों ने बताया था 0 तो तो ऐसे एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है ना, काउंट नहीं करोगे तो फिर सारा ही गलत माना जाएगा। वो तो कितना हो गया यहाँ पे -1, ये चार्ज निकल के आएगा, है ना इस पे अब एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अब वो आपको ही करने, मैं नहीं करूंगा, मैं तो आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं।